तो इस लेक्चर से हम एक नए टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। काफी लंबी सीरीज या सीक्वेंस ऑफ लेक्चर्स हम इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए या इस पर्टिकुलर यूनिट के लिए कंसिडरेशन में लाएंगे। बट इन माय ओपिनियन, इन माय व्यू, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें कुछ और बेसिक आइडियाज क्लियर कर लेने चाहिए। और वो बेसिक आइडियाज हैं रिगार्डिंग कंस्ट्रेन्ड मोशन। तो couple of lectures we will be giving for the understanding of constraint motion। तो सबसे पहले तो इस बात को क्लियर करते हैं, इस बात को समझते हैं कि ये constraint motion का क्या मतलब है। What is mean by constraint motion? So let's try to understand it with a very simple example। Suppose ग्राउंड लेवल से कुछ हाइट पर अगर हम एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दें, फ्री छोड़ दें, रिलीज कर दें, तो अब इस बातें हम ये देखेंगे कि बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ये ऑब्जेक्ट जो है ऐसे नीचे स्ट्रेट गिर जाएगा। एंड व्हाइल कमिंग डाउन it will acquire certain velocity, it will be moving under certain acceleration, it will take some time and all that। तो इसकी काइनेमेटिक्स हम स्टडी कर चुके हैं। अब इस पर्टिकुलर इवेंट को अगर आप एक्सप्लेन करना चाहते हो तो इसके लिए हम एक सिंपल सा वर्ड यूज करते हैं, हम कहते हैं कि ये फ्री फॉल है। ओके, इसमें ऑब्जेक्ट जो है ये फ्री फॉल कर रहा है, मतलब सीधे सीधे नीचे गिर रहा है। ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से या किसी दूसरी कंडीशन के साथ बंधा हुआ नहीं है, विच आई मीन टू से कंस्ट्रेन्ड नहीं है, बस ऑब्जेक्ट गिर जाएगा सीधे सीधे। सपोज फॉर एग्जांपल किसी फ्लोर पर, हॉरिजॉन्टल फ्लोर पर हम एक ऑब्जेक्ट को रखते हैं और बस उसको एक पुश या पुल दे देते हैं, एक सर्टेन फोर्स अप्लाई करके छोड़ देते हैं। और इमेजिन करते हैं कि ये एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है। देन विल फाइंड दैट कि ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में सीधा मूव करता जाएगा, बिकॉज हमने इसको एक अच्छा खासा फोर्स लगाया, सरफेस पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, ऑब्जेक्ट स्ट्रेट डायरेक्शन में सीधा सीधा आगे जाएगा। तो यहां पर भी ऑब्जेक्ट अपना इंडिपेंडेंट मोशन कर रहा है और वो किसी दूसरी कंडीशन के साथ, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ, किसी दूसरी सिचुएशन के साथ बंधा हुआ नहीं है, कंस्ट्रेन्ड नहीं है, बस वो अपना अपना मोशन कर रहा है। बट सपोज अगर हम इस सिचुएशन को थोड़ा सा चेंज करें और ये ऐसे इमेजिन करें कि यहाँ पे एक नहीं बल्कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं, लेट्स से लाइक दिस। एंड जस्ट इमेजिन दैट कि ये दोनों ऑब्जेक्ट जो हैं एक स्ट्रिंग से अटैच है। अब अगर हम इस सामने वाले ऑब्जेक्ट को पुल करने लग जाएं एफ फोर्स से, लेट्स से कि ये वाला जो मास है ये m1 है, ये दूसरा वाला जो पीछे वाला मास है ये m2 है। तो अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि इस m2 मास का मोशन कैसा है, फ्री है, इंडिपेंडेंट है, या वो पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि m1 के साथ क्या हो रहा है, तो आप इस चीज को बिल्कुल इजीली आंसर करेंगे कि m2 का मोशन डिपेंडेबल है ऑन m1, बिकॉज फोर्स m1 पे लगा और m1 और m2 एक स्ट्रिंग से अटैच है। तो इस सिचुएशन को हम फिजिक्स में कह सकते हैं कि मोशन ऑफ m2 इज कंस्ट्रेन्ड विथ द मोशन ऑफ m1। m2 का मोशन m1 पर डिपेंड करता है, उससे बंधा हुआ है, उससे अटैच है, उसकी कंडीशन ऑफ मोशन पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट नहीं है। या लेट मी गिव अनदर एग्जांपल टू एक्सप्लेन द सिचुएशन। कि हमारे पास एक पुली है, ठीक है, पुली आप सब समझते होंगे। अब इस पुली पर हमने एक स्ट्रिंग बांधी और इस पर दो अलग अलग मासेस को अटैच कर दिया, एक इधर और एक इधर। अब ऑब्वियस बात है जो मास ज्यादा हेवी होगा वो नीचे की तरफ आएगा, एंड एक मास अगर इसमें से नीचे की तरफ आता है तो डेफिनेटली दूसरा वाला मास जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा। सो लेट्स ट्राई टू से दैट कि इसमें से मास m1, ये वाला जो 1 वाला मास है ये नीचे जा रहा है, और 2 वाला जो मास है ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो क्या आप यहाँ पे ऐसे कह सकते हो कि मोशन ऑफ मास 2 इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, फ्री
तो आप यहाँ नहीं बोल सकते ये बात। सेकंड मास का मोशन, रादर आई मस्ट से, डिपेंड करता है कि मास वन के साथ क्या हो रहा है। और इवन मास वन भी फ्री फॉल वाली कंडीशन में नहीं रहेगा जैसे वो यहां पे गिर रहा था। उसके फ्री फॉल कंडीशन को भी डिस्टरबेंस आएगा, उसके फ्री फॉल कंडीशन में भी एक कंस्ट्रेंट कंडीशन आएगी मास m2 की। तो इन दोनों मासेस का मोशन एक दूसरे से अटैच है, एक दूसरे से बंधा हुआ है, एक दूसरे के साथ बाइंडेड है, यू में से एक दूसरे के साथ कंस्ट्रेंट है। तो फिजिक्स में मोशन से रिलेटेड कोई भी ऐसी कंडीशन जो कंप्लीटली फ्री नहीं होती है, जिसमें एक ऑब्जेक्ट का मोशन दूसरे ऑब्जेक्ट के मोशन पे डिपेंड करता हुआ होता है, उसे हम कहते हैं कंस्ट्रेंट कंडीशंस, कंस्ट्रेंट मोशन। और इस तरीके की इस तरीके की कंडीशंस को सॉल्व करने के लिए हम पर्टिकुलरली कुछ इक्वेशंस बनाते हैं। उन इक्वेशंस को हम कहते हैं कंस्ट्रेंट इक्वेशंस। मींस दोज इक्वेशंस आर डेवलप्ड एज अ रिलेशन between the parameters of motion of two or more than two bodies. तो ये कंस्ट्रेंट मोशन अगर हम अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, इसके शॉर्ट ट्रिक्स अगर हमारे दिमाग में बैठ जाते हैं, इसकी कंडीशंस अगर हमको क्लियर हो जाती है, तो मैं ऐसे समझता हूं कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को और बेहतर तरीके से और बेटर तरीके से हम उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। दैट इज व्हाई बिफोर स्टार्टिंग विद द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, मैं कपल ऑफ लेक्चर्स जो है वो कंस्ट्रेंट मोशन पर बात करना चाहता हूं। अब जब हम कंस्ट्रेंट मोशन की कंडीशंस को एक्सप्लोर करेंगे या कंस्ट्रेंट मोशन को समझने की कोशिश करेंगे, तो वी शुड कीप फ्यू थिंग्स इन अवर माइंड। कुछ बातें हमको अपने दिमाग में रखनी पड़ेंगी। जैसे कि जब हम कंस्ट्रेंट मोशन की कंडीशन को ऑब्जर्व करेंगे, तो हमें पुलीज और स्ट्रिंग्स और वेट्स का यूज करना पड़ेगा। तो हमें ये याद रखना होगा कि जो पुलीज हम कंसिडर करेंगे वो कंप्लीटली मासलेस होंगी, इनका कोई मास नहीं होगा। अदरवाइज अगर हम पुलिस को भी विथ मास कंसिडरेशन में लाते हैं, तो फिर उनके रोटेशनल इफेक्ट को हमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो हम ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम सिर्फ ब्लॉक टू ब्लॉक मोशन का रेफरेंस बना रहे हैं अंडर अटैचमेंट, अंडर कंस्ट्रेंट कंडीशन। तो किसी भी पुली का कोई भी मास इन कैलकुलेशंस में इन्वॉल्व नहीं होगा। सेकेंड, जो स्प्रिंग्स हम कंसिडर करेंगे वो पूरी तरीके से इनएक्सटेंसिबल होंगी, उनमें कोई इंक्रीमेंट ऑफ लेंथ नहीं होगा, वो 100% फिक्स्ड लेंथ की होंगी। स्ट्रिंग्स का भी कोई वेट नहीं होगा। ठीक है, धागे जो यहाँ पे हम लगाएंगे, थ्रेड्स जिसे हम कहेंगे, स्ट्रिंग्स जिसे हम कहेंगे, इनका भी कोई वेट नहीं होगा, और ये इनएक्सटेंसिबल होंगी, ना तो ये शॉर्ट होंगी ना ही ये लॉन्ग होगी। उनकी लेंथ हमेशा कांस्टेंट होगी, फिक्स्ड मेंटेन। अपार्ट फ्रॉम दैट, वन मोर थिंग वी शुड कंसिडर कि ये सारा कुछ मामला जो है ये फ्रिक्शनलेस कंडीशन में चलेगा। मतलब कोई लॉस ऑफ एनर्जी वाला कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं आएगा कि भाई फ्रिक्शन था उसकी वजह से कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो पुलीज पूरी तरीके से मासलेस होंगी, फ्रिक्शनलेस होंगी, और स्ट्रिंग्स का कंसिडरेशन होगा कि वो इनएक्सटेंसिबल होंगी और वेटलेस होंगी। अब कंस्ट्रेंट मोशन को समझने का, उसको अंडरस्टैंड करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि हम उससे रिलेटेड कंडीशंस को ही एनालाइज करने लग जाएं, उससे रिलेटेड एग्जांपल्स को समझें। बिकॉज इसमें कोई ऐसा डायरेक्ट फॉर्मूला या ऐसी कोई थ्योरी हमको डेराइव नहीं करनी है, या कोई लॉ हमको इसमें नहीं बनाना है कि भाई ये कंडीशन है कंस्ट्रेंट मोशन की, इसका ये प्रिंसिपल है, ये लॉ है, ऐसा नहीं है। रादर कंस्ट्रेंट मोशन को हम बेटर तरीके से समझ सकते हैं जब हम इसमें कुछ रियलिस्टिक प्रॉब्लम्स की तरफ ध्यान दें। तो वी विल बी डूइंग द सेम थिंग। हम कुछ एग्जांपल्स चॉइस करते हैं और उन एग्जांपल्स की हेल्प से हम कंस्ट्रेंट कंडीशंस को समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट केस। यहां पर मैं आपको एक डायग्राम दूंगा जिसमें आपको ब्लॉक बी की वेलोसिटी पता करनी है। तो ये है वो रेफरेंस डायग्राम। देखिए, ये कंस्ट्रेंट कंडीशन है, देखते ही हमको समझ आ जाता है कि ब्लॉक ए इज बीइंग पुल्ड हियर। एक पुली के थ्रू ये थ्रेड से अटैच किया जाता है ब्लॉक बी के साथ। तो अगर आप ब्लॉक ए को पुल करोगे, आगे की तरफ खींचोगे उसको विद सर्टेन गिवन वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, तो श्योरली ब्लॉक बी इज आल्सो गोइंग टू मूव। तो अगर ब्लॉक बी जा रहा है तो फिर हमें पता करना है कि ब्लॉक बी की वेलोसिटी क्या है। इट्स अ कंस्ट्रेंट कंडीशन, आप समझ सकते हैं इसमें कोई भी मोशन फ्री नहीं है। नाउ हाउ टू सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस के थ्रू ही मैं आपको इसका जो मेथड ऑफ सॉल्यूशन है वो समझाऊंगा।
इसलिए हर एक सॉल्यूशन को बहुत केयरफुली सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। ना इन दिस प्रॉब्लम या इस तरीके की किसी भी प्रॉब्लम में आपको एक फंडामेंटल बात याद रखनी है कि जो स्ट्रिंग हम यूज कर रहे हैं वो इनएक्सटेंसिबल है और वेटलेस है। अब इनएक्सटेंसिबल का मतलब ये है कि ये अगर मैं ब्लॉक ए को आगे खींचने लग जाऊं तो ऐसा नहीं होगा कि ये स्ट्रिंग लंबी हो गई, इसकी लेंथ बढ़ गई, ऐसा नहीं होगा। ये स्ट्रिंग जितनी है जैसी है वैसी अपनी लेंथ में हमेशा इंटैक्ट रहेगी, उसकी लेंथ में कोई भी इंक्रीमेंट कोई भी चेंज नहीं होगा। ये पहला पॉइंट आपने याद रखना, नो चेंज इन लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। लेट मी राइट इट हियर। ये फर्स्ट पॉइंट आप याद रखो। नाउ सेकंड पॉइंट, whatever the velocity we are going to give, पूरी स्ट्रिंग के हर एक सेगमेंट में वो वेलोसिटी इक्वल होगी, सेम होगी। जैसे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम ने हमने 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इस ब्लॉक को पुल किया है। तो जस्ट इमेजिन करें कि ये जो रेड डॉट मैं यहां पे लगा रहा हूं, इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी? तो आंसर है इसकी भी 5 मीटर पर सेकंड होगी। जस्ट अगर मैं एक पीछे और एक डॉट यहाँ स्ट्रिंग का एक पोर्शन इमेजिन करता हूं, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? तो आंसर है बच्चों इसकी भी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड होगी। इस पॉइंट की वेलोसिटी भी अगर मैं चेक करूं तो इसकी भी 5 मीटर पर सेकंड होगी। इस पॉइंट की चेक करूं तो इसकी भी 5 मीटर पर सेकंड होगी। इस पॉइंट की चेक करूं तो इसकी भी 5 मीटर पर सेकंड होगी। इस पॉइंट की चेक करूं तो इसकी भी 5 मीटर पर सेकंड होगी। यहां तक कि ये वाले पॉइंट की भी अगर मैं चेक करता हूं ना, तो ये वाली वेलोसिटी भी 5 मीटर पर सेकंड ही होगी। ऐसा होना जरूरी है, इसलिए कि अगर ये वेलोसिटी कहीं भी कम या ज्यादा हो जाती है तो ये स्ट्रिंग एलोंगेट हो जाएगी या टूट जाएगी। तो ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग जो है ये सेम वेलोसिटी से मूव करेगी। क्योंकि यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल सेक्शन में आ रहा था तो यहाँ 5, इसलिए 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 यहाँ 5, दैट्स इट। अब समझने वाली बात है कि ये जो ब्लॉक है, ये बी वाला जो ब्लॉक है, ये अब ऐसे ऊपर नहीं जा रहा है। गेटिंग इट राइट? समझे ना बात को? मैं एक हाइलाइटर यूज करता हूं जरा, जस्ट अ सेकेंड। यस, ये स्पॉटलाइट दिख रही है आप आपको? यस, इज इट विजिबल? यस। तो ये वाला जो ब्लॉक है हमारा, अब ये ऐसे ऊपर नहीं जाएगा, ये तो ग्राउंड पे चलेगा। तो अगर ये ब्लॉक ग्राउंड पे चल रहा है तो obvious बात है ये इस तरफ मूव करेगा विद सर्टेन वेलोसिटी, जिसे मैं नाम दे देता हूं वीबी। ठीक होगी बात? तो हम क्या करेंगे कि इस वीबी का एक कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग निकालेंगे। तो बच्चों जब हम इस वीबी का एक कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग फाइंड आउट करते हैं तो ये ऐसा आएगा जिसे हम लिख सकते हैं वीबी cos 53, because this angle is 53 and this is going to be an adjacent component to the angle। एंगल के बाजू वाला जो कंपोनेंट होता है वो cos होता है, हम जानते हैं। तो हम इस तरफ वाले इस कंपोनेंट को नाम दे देंगे वीबी cos 53। अब आप एक सिंपल लॉजिक से सोचें, ये वीबी cos 53 अपनी मैग्नीट्यूड में कितना होना चाहिए, सोचें। यस, आंसर कर सकते हैं आप, कितना होना चाहिए ये? क्योंकि ये स्ट्रिंग अलोंग दिस लाइन 5 से चल रही है। तो समझ आया कि वीबी cos 53 is equal to 5 meter per second. Now cos 53 we know very well, it is 3 by 5 is equal to 5। अब एक छोटा सा कैलकुलेशन, दिस विल बिकम 25 by 3 मीटर पर सेकेंड। तो कंस्ट्रेंट कंडीशन को फॉलो करते हुए हमको वीबी वेलोसिटी मिल गई, वीबी की वैल्यू मिल गई और वो हो जाएगी 25 by 3 मीटर पर सेकेंड। अब यहां पर मैं जो दो कंडीशन लिखने वाला था या लिख रहा था, उसमें से पहली वाली बात तो ये है कि स्ट्रिंग की कोई लेंथ चेंज नहीं होगी, और दूसरी बात ये है कि थ्रू आउट द स्ट्रिंग वेलोसिटी सेम रहेगी। ईच सेगमेंट ऑफ स्ट्रिंग
will have same velocity. ठीक है, 5 5 5 5 5 5 एंड सो ऑन। समझ आ गया आप सबको? कैसा नो? यस यस। ओके, कोई अगर डाउट आता है तो फौरन कमेंट करें मुझे, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। ये हमारा पहला ही लेक्चर है इस बैच के लिए, तो बिल्कुल इत्मीनान से चलेंगे। अगर कुछ अनक्लियर रह गया है तो आओ सेकंड एग्जांपल लेते हैं। सेकंड एग्जांपल में आप इन चीजों को और ज्यादा क्लियरली नोटिस कर पाओगे। इस एग्जांपल में भी आपसे यही कहा जा रहा है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी। अब यहां पुली है, ये ऐसे थ्रेड्स लगे हैं और ये ब्लॉक बी है। अब फंडामेंटली तो आप ये बात याद रखोगे, ब्लॉक बी को चलना तो ग्राउंड पे ही है, ऐसे ही चलना है उसको, वो कुछ ऐसे हवा में ऊपर नहीं उठने वाला। ठीक है, इट इज सपोज टू मूव ऑन द लेवल सरफेस, ऐसे ही जाएगा। अब यहां ए को जो हमने पुश किया, ये 5 मीटर पर सेकंड से ऐसे आगे, तो हम क्या करेंगे, अलोंग द स्ट्रिंग, अलोंग द स्ट्रिंग उसकी वेलोसिटी कितनी बनती है हम पहले ये निकालेंगे। ठीक है, अलोंग द स्ट्रिंग मतलब इस 5 मीटर पर सेकंड का ये वाला कंपोनेंट हम निकालने जा रहे हैं, ये वाला, ऐसा वाला कंपोनेंट। देखो यहां पे अगर एंगल 53 है तो मैं इजीली प्रूव कर सकता हूं कि ये वाला एंगल भी 53 होगा, क्योंकि ये अलोंग द स्ट्रिंग कंपोनेंट में ले रहा हूं इसके साथ। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी 53। नाउ दिस विल बी नाउ cos 53, एडजेसेंट कंपोनेंट है ना। 53 cos 53 is going to be 3/5, दिस गेट कैंसल्ड, फाइनल आंसर आया 3 मीटर पर सेकेंड। तो अलोंग द स्ट्रिंग जो वेलोसिटी डेवलप हो रही है वो कितनी डेवलप हो रही है, 3 मीटर पर सेकेंड। तो फिर आज क्योंकि भाई स्ट्रिंग का ये वाला पॉइंट कितनी वेलोसिटी से ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है, तो आप बोलोगे 3 मीटर पर सेकंड। ये वाला पॉइंट कितने से जा रहा है, 3 मीटर पर सेकंड। ये वाला पॉइंट कितने से जा रहा है, 3 मीटर पर सेकंड। ये वाला पॉइंट इधर कितने से जा रहा है, 3 मीटर पर सेकंड। ये वाला पॉइंट ऐसे ऊपर जाएगा कितने से, 3 मीटर पर सेकंड। ये वाला पॉइंट 3 मीटर पर सेकंड। वैसे ही अब मैं यहां पूछूं आपसे कि भाई ये वाला पॉइंट इधर कितने से जा रहा है, तो आपने यही कहना है ना कि ये 3 मीटर पर सेकंड से ही जाएगा, क्योंकि इस 5 मीटर पर सेकंड का पुल अलोंग द स्ट्रिंग एज पर द सॉल्यूशन ऑफ कंपोनेंट हमको मिलता है 3। तो वो 3 3 3 3 करते हैं, यहां 3 आ गया। अब इस ब्लॉक बी को तो चलना है ग्राउंड पे, ब्लॉक बी की वेलोसिटी हमने निकालनी है यूं सामने, वीबी। इस वीबी का एक कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग ले लें, तो वीबी का कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग ऐसे आएगा। आप इसको लेबल करते हो तो ये हो जाएगा वीबी cos 37, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक, एक छोटा सा सिंपल सा कैलकुलेशन एंड यू आर डन विद द आंसर। वीबी cos 37 is equal to 3. Now what is cos 37? Cos 37 is 4 by 5 is equal to 3. Therefore VB is equal to 15 by 4 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अब इन दोनों प्रॉब्लम्स में जो एक बेसिक बात है वो ये है कि आपने ब्लॉक के एक्चुअल मोशन का कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग निकालना है और ये देखना है कि स्ट्रिंग कितनी स्पीड से चल रही है, फिर दोनों को मैथमेटिकली कंपेयर करना है, दैट्स इट। ठीक हो गया? यस। यस यस। चलिए अब कुछ कुछ और ऐसा ही क्वेश्चन लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें लेवल ऑफ कैलकुलेशन को बढ़ाते हैं, हल्का सा इंक्रीज करते हैं। देखें, अब इसमें एक बिड है, बिड एक मन का एक रॉड में ऐसे फंसा दिया है, उसको स्ट्रिंग अटैच करके एक पुली के साथ नीचे एक ब्लॉक छोड़ दिया। नाउ द ब्लॉक इज गोइंग डाउन विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। तो अब ये इस बात है, ये ब्लॉक अगर नीचे जा रहा है तो ये स्ट्रिंग जो है वो इस बीट को आगे की तरफ खींचेगी। करेक्ट है?
तो जरा सोचें, स्ट्रिंग का ये पॉइंट कितने से नीचे जा रहा है? 2 मीटर पर सेकंड, शाबाश। ये वाला पॉइंट भी 2 मीटर पर सेकंड, ये वाला पॉइंट भी 2 मीटर पर सेकंड। तो सिंपल बात है, ये वाला पॉइंट भी ऐसे जो जा रहा है वो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड से ही। लेकिन क्या ये बिड ऐसे स्ट्रिंग की तरफ नीचे जाएगा? नहीं, ये बिड तो जाएगा आगे यूं, ऐसे। बस अब करना ये है कि इस बिड की इस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग बना लें। तो एक कंपोनेंट अगर हम इसको अलोंग द स्ट्रिंग बना लेते हैं तो आई होप आप इस बात को समझ पाएंगे। ये कंपोनेंट हो जाएगा वीबी cos 37। अब आप बताएं मुझे, मैं इक्वेशन क्या लिखूं? यस, वीबी cos 37 इज इक्वल टू 2 2। शाबाश। नाउ cos 37 इज अगेन 4/5 इज इक्वल टू 2। देयरफॉर वीबी इज इक्वल टू 10/4। आप चाहे इसे सॉल्व करें, 2.5 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। तो बिट तो आगे जाएगा विद स्पीड ऑफ 2.5 मीटर पर सेकेंड, लेकिन इसकी कंस्ट्रेंट कंडीशन को समझते हुए हमने इसको सॉल्व करने की कोशिश की। अब इन 2-3 एग्जांपल्स में मैंने आपको बस ये समझाने की कोशिश की है कि बॉडीज की एक्चुअल वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग लें और पूरी स्ट्रिंग को एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव कराएं। अब वो वेलोसिटी किसी सामने वाले ब्लॉक से अटैच होने की वजह से हो सकती है या किसी पुल या पुश की वजह से हो सकती है। ठीक हो गया? यस। यस आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। A little more mathematical condition is required in it. क्वेश्चन को केयरफुली रीड करें अब आप, बिल्कुल ध्यान से। हमको एक बिट दिया गया है बिल्कुल वैसे ही, और इसको एक वर्टिकल रॉड में अटैच किया गया है। इसको एक वर्टिकल रॉड में अटैच किया गया है, ठीक है। उसके बाद हम इसको एक पुली से पास करते हैं और फिर नीचे यहां पर एक ब्लॉक लगाते हैं। अब सजेशन ये है कि ये जो बिट है ये नीचे गिर रहा है। हमने ये मानना है कि ये थोड़ा सा हैवी है। अब ये गिर रहा है नीचे, ठीक है, विद सर्टेन वेलोसिटी ऑफ v2। अब ऑब्वियस बात है, स्ट्रिंग की कंस्ट्रेंट रहने की वजह से क्या होगा कि अगर बिट नीचे आता है तो ये ब्लॉक ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। बट हियर द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक इज v1। ये दोनों सेम नहीं हो सकती क्योंकि बिल्कुल एक डिफरेंट अप्रोच में इनको अटैच कर रखा है। ना तो क्वेश्चन इज दैट कि v1/v2 ये रेशियो हमें फाइंड आउट करना है इफ दिस बिट फॉल्स टू अ सर्टेन हाइट ऑफ h हाइट तक अगर ये बिट नीचे गिर जाता है तो हमने v1/v2 निकालना है। समझ आया क्वेश्चन? यस यस ठीक। अब चलिए इमेजिन करते हैं कि ये बिट नीचे गिरता 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 यहां तक आ गया, ये पोजीशन तक आ गया, ठीक। तो इसके साथ जो कनेक्टेड स्ट्रिंग होगा ना वो ऐसी हो जाएगी। सुनो मैडम, करेक्ट यस है। और ऑफ कोर्स इसको लेंथ को बैलेंस करने के लिए ये थोड़ा सा ऊपर भी आएगा, नहीं है सर, लेंथ को बैलेंस करने के लिए ये पोर्शन ऊपर भी आएगा। तो मैं फिलहाल इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा हूं। बस ऐसे समझ लें कि ये बिट जो है एच हाइट इतना फॉल कर गया, ये स्ट्रिंग यहां तक, सॉरी बिट यहां तक आ गया, इसको कनेक्ट करने वाली स्ट्रिंग ऐसी हो गई और इसको बैलेंस करने के लिए ये ए ब्लॉक थोड़ा सा ऊपर भी उठ गया होगा। नाउ इट इज फॉलिंग विद सर्टेन वेलोसिटी v2 एज पर क्वेश्चन। जैसे हमको बताया जा रहा है कि ये जो जा रहा है नीचे ऐसे v2 से जा रहा है, ये जा रहा है ऐसे v2 से। अब
कोर्स यहाँ पे एक पर्टिकुलर एंगल बन गया होगा थीटा, और ये एंगल कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। ये बीड अगर यहाँ होता तो ये थीटा का वैल्यू कुछ और है, और ये बीड एकदम टॉप पे है तो तब तो थीटा 90 है। समझे ना? Now this side is L and this side is H. You can easily find a kind of right angle triangle here. पाइथागोरस अप्लाई करें आप, अगर आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो विद इन नो टाइम यू कैन गेस के ये जो डायगोनल हमको दिख रहा है ये हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। करेक्ट हो रही है बात? एच एल, सो दिस शुड बी अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इज इट ओके विद दिस? यस। Yes. Yes, sir. Yes. नाउ एज यूजुअल, जैसे मैंने आपको अब तक 2-3 एग्जांपल्स में बताया कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का एक ऐसा कंपोनेंट आपने सर्च करना है जो अलोंग द स्ट्रिंग चल रहा है। तब यहां पे तो हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये जो वेलोसिटी है ये डायरेक्टली अलोंग द स्ट्रिंग ही है इस ऑब्जेक्ट की, लेकिन यहाँ बीट की वेलोसिटी ऐसे नीचे है और स्ट्रिंग ऐसी टेढ़ी हो चुकी है, तो हम इसका एक कंपोनेंट सर्च करेंगे। अभी इस बात है वो कंपोनेंट यूं निकलेगा, अगर यहां पर एंगल ऊपर की तरफ थीटा है तो यहाँ नीचे की तरफ भी थीटा होगा। ये थीटा है तो ये भी थीटा है, इतनी ज्योमेट्री हम समझ पाएंगे। कैन यू लेबल दिस कंपोनेंट? क्या बनेगा इस कंपोनेंट का नाम? यस, क्या नाम बनेगा इसका बता सकते हो? V2 है यहाँ पे, ये इसका एडजेसेंट है, तो क्या होना चाहिए कंपोनेंट? यस एनीवन? V2 बोले थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ। Cos theta. ये हो जाएगा V2 cos थीटा। आप सोचें स्ट्रिंग की जो वेलोसिटी आ रही है वो आ रही है V2 cos थीटा, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि स्ट्रिंग का हर एक पॉइंट कितनी वेलोसिटी से चल रहा है? कम ऑन, कितनी वेलोसिटी से V. चल रहा है? स्ट्रिंग का हर एक पॉइंट कितनी वेलोसिटी से चल रहा है? अलोंग द स्ट्रिंग जो आया वही ना। बोले अब ये पॉइंट अगर मैंने चॉइस किया तो ये ऐसे आगे पुश हो रहा है कितने से? V2. बोले बोले फटाफट बोले। V2 cos theta. V2 cos V2 cos थीटा, theta. इधर V2 cos थीटा, इधर V2 cos V2 cos. थीटा, इधर V2 cos थीटा, इधर ऊपर V2 cos थीटा, इधर V2 cos थीटा, इधर V2 cos थीटा। लेकिन ये जो V2 cos थीटा है वो इधर आने के बाद उसका नाम क्या हो जाता है? V1. V1 हो जाता है। मतलब कंडीशन क्या? V1. आप कंडीशन क्या लिखोगे? आप यही लिखोगे ना, V1 शुड बी इक्वल टू व्हाट? V2. V2 cos theta. Yes, which means V1 by V2 if you want to find out, that is nothing but equal to what? Cos theta. अब ये cos थीटा फैक्टर हमको फाइंड आउट करना है ना। टू फाइंड आउट दिस cos थीटा फैक्टर वी विल यूज दिस पर्टिकुलर ट्रायंगल। इस ट्रायंगल को यूज करेंगे। इस ट्रायंगल में अगर आप cos थीटा लिखना चाहते हो तो दैट शुड बी इक्वल टू adjacent side that is h upon hypotenuse that is under root h square plus l square, and that is your final answer. V1 by V2 is equal to h upon under root h square plus l square. ये इसका फाइनल आंसर। अब जैसे जैसे h चेंज होता जाएगा, हाइट चेंज होती जाएगी, वैसे वैसे ये रेशियो भी चेंज होगा। ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नीचे नहीं गिरेगा। इट्स नॉट अ फ्री फॉल अंडर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये नहीं गिर रहा है, ये कंस्ट्रेन्ड कंडीशन में जा रहा है। Yes. इस ब्लॉक की प्रेजेंस से, कनेक्शन की वजह से, कनेक्टेड होने की वजह से अफेक्ट हो रहा है। सो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट लॉजिक ऑफ कंस्ट्रेंट मोशन, जो हमें लॉज ऑफ मोशन पढ़ते वक्त बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। बिकॉज लॉज ऑफ मोशन पढ़ते वक्त हम इसी तरीके की सिचुएशन में आगे कैलकुलेशन करते हैं कि भाई व्हाट विल बी द पॉसिबल एक्सेलरेशन, व्हाट टाइम इट विल टेक, will the possibility of constant acceleration is going to be developed or not, and so on. So मैं इस बात को फिर रिपीट करता हूं कि एनएलएम यानी कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ने से पहले ये जरूरी है कि हम थोड़ा बहुत कंस्ट्रेंट के आइडियाज को अच्छे से क्लियर कर लें। वैसे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन कंस्ट्रेंट पर नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये भी है कि अगर कंस्ट्रेंट नहीं आता है तो फिर लॉज ऑफ मोशन समझने में बहुत दिक्कत होती है। फिर लॉज ऑफ मोशन हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, प्रॉब्लम्स हमारे अटक जाएंगे सारे। तो ये जो कपल ऑफ लेक्चर्स जो आपके सामने आएंगे ये काफी इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, बिल्कुल बेसिक बेसिक बात हम पढ़ रहे हैं। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी कंडीशन देखते हैं, इसे मैं कहता हूं पुली कंस्ट्रेंट, पुली स्प्रिंग कंस्ट्रेंट एंड सो ऑन। तो लेट्स ट्राई टू कंसिडर कि हमारे पास एक पुली है एंड दिस पुली इज फिक्स्ड टू सर्टेन सपोर्ट, ये फिक्स है। अब पुली की खासियत ये होती है कि ये दोनों साइड में रोटेट कर सकती है। जैसे मास तुमने अटैच किए होंगे उसके हिसाब से ये पुली या तो क्लॉकवाइज घूमेगी या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। कंस्ट्रेंट कंडीशन को हैंडल करते वक्त हमारा ये मानना होता है कि पुलीज में कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, कोई एनर्जी लॉसेस नहीं होंगे, और पुलिस क्या कोई मास इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। मतलब ये कंप्लीटली वेटलेस कंडीशंस है। ओके, वेटलेस पुलिस विथ फ्रिक्शनलेस कंडीशंस। अब इस पे हम टू डिफरेंट मासेस को अटैच कर देते हैं। ये हमने स्ट्रिंग लगाई और इस पे हमने ये दो अलग अलग मासेस अटैच कर दिए, लाइक दिस। लेट्स से दैट केस में का एक मास जो है ये 2 किलोग्राम का है और दूसरा मास जो है ये 6 किलोग्राम का है। नाउ टू दिस अनइवन मास, कम ज्यादा मास रहने की वजह से क्या होगा, ये जो 6 किलोग्राम वाला मास है ये नीचे ड्रॉप होगा, नीचे जाएगा, इट विल कम डाउन। चूंकि 2 किलोग्राम वाला मास इससे कंस्ट्रेंट कंडीशन में अटैच है, तो 2 किलोग्राम के मास को ऊपर जाना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते, इसको ऊपर ही जाएगा, देयर इज नो अनदर चांस। क्लियर हुआ? नाउ डू रिमेंबर, Yes. फ्री फॉल जैसा कोई केस नहीं है, ये फ्री फॉल जैसी बात नहीं है। अगर इस 6 किलोग्राम के मास को सेपरेट करके ऐसे हवा में से नीचे छोड़ दिया जाए तो वो अंडर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी गिरेगा, उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड आएगा। काइनेमेटिकल इक्वेशन लगेगी उसमें, टाइम और बाकी सारी चीजें हम कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन जब हम ऐसी कंस्ट्रेंट कंडीशन में इसको रिलीज करते हैं तो सबसे पहली बात आपने ये याद रखनी है कि ये 9.8 वाले एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से नीचे नहीं गिरेगा। ये डिपेंड करेगा कि इसका एक्सेलरेशन क्या है इस बात पे कि सामने वाला मास कितना है, अपोजिट मास जो कंस्ट्रेंट कंडीशन में स्ट्रिंग के साथ अटैच किया गया है वो कितना है, इस पर डिपेंड करेगा। हाँ लेकिन फिर भी कुछ चीजें इसमें सिंप्लीफाइड है, बिकॉज ये सबसे आसान केस है, सबसे आसान कंडीशन है, इसमें कुछ चीजें सिंप्लीफाइड है। जैसे लेट्स इमेजिन कि 6 किलोग्राम का मास x डिस्टेंस नीचे आता है, इट कम्स डाउन टू सर्टेन x डिस्टेंस, x डिस्टेंस नीचे आता है। चूंकि हम ये स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल कंसिडर कर रहे हैं, इसमें कोई इलोंगेशन या इंक्रीमेंट ऑफ लेंथ नहीं होने वाला है, इसलिए अगर ये x डिस्टेंस नीचे आता है तो अपोजिट मास जो दूसरी तरफ लगा हुआ मास है उसे x डिस्टेंस ऊपर जाना पड़ेगा। तो दोनों साइड में जो डिस्प्लेसमेंट होंगे वो एग्जैक्टली सेम होंगे अपनी मैग्नीट्यूड में। ऑफ कोर्स वन ऑफ देम इज गोइंग डाउन एंड अनदर इज गोइंग अप, डिस्प्लेसमेंट सेम। सेकंड पॉइंट, इफ दिस मास इज कमिंग विद सर्टेन वेलोसिटी v, अगर ये v वेलोसिटी से नीचे आ रहा है तो स्ट्रिंग में कोई एलोंगेशन एक्सपेक्टेड नहीं है, स्ट्रिंग टूटने वाली भी नहीं है, तो अगर ये v से नीचे आ रहा है तो इसे v से ऊपर जाना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल है कि स्ट्रिंग एलोंगेट ना हो। अगर एक मास ज्यादा वेलोसिटी से और दूसरा कम वेलोसिटी से जा रहा है तो स्ट्रिंग एलोंगेट हो जाएगी या टूट जाएगी। हम तो ये नहीं चाहते, कंस्ट्रेंट में कोई एलोंगेशन एक्सपेक्टेड नहीं है, तो जितनी मास से ये, जितनी वेलोसिटी से ये नीचे आ रहा है उतनी वेलोसिटी से ऊपर जाएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर इनकी वेलोसिटी सेम है तो इनके एक्सेलरेशंस भी सेम होंगे। जितने एक्सेलरेशन से ये नीचे गिर रहा है एग्जैक्टली उतने ही एक्सेलरेशन से ये ऊपर जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो याद रखें हमारी स्ट्रिंग टूट जाएगी या फिर स्ट्रिंग में एलोंगेशन होगा, और ये किसी कीमत पर होने वाला नहीं है। तो ये सबसे सिंपल सिचुएशन में हमने एक बात याद रखनी है कि इनके डिस्प्लेसमेंट्स, इनकी वेलोसिटीज और इनके एक्सेलरेशंस एग्जैक्टली सेम है। लेकिन हर बार ऐसा होगा ऐसा जरूरी नहीं है, अगर आप मल्टीपल पुलीज यूज करते हैं तो कंडीशंस बदल सकती है। हम आगे आगे देखेंगे इन बातों को, फिलहाल मैं इस लेक्चर में बहुत बेसिक बेसिक बात आपके सामने रख रहा हूं।
So इस पर्टिकुलर सिचुएशन में एवरीथिंग इज सेम, द डिस्प्लेसमेंट इज सेम, द वेलोसिटी इज सेम एंड द एक्सेलरेशंस आर सेम इन देयर मैग्नीट्यूड्स। ठीक। नाउ सपोज इस सिचुएशन को मैं यूं देखता हूं कि पुली फ्री नहीं है। ध्यान से समझना बात को। पुली इज नॉट फ्री and you are attaching two different masses onto it. Let's say you are attaching this mass as VA, A mass, and you are attaching another mass to it, a B mass. Now let's say that the pulley itself is moving up with certain velocity VP, or pulley itself is moving up with a certain distance XP, or pulley itself is moving up with a certain acceleration AP. Means I just want to say that the pulley is also moving. हो सकता है इस एग्जांपल में मैंने सपोर्ट से पुली को फिक्स कर दिया, पुली ऊपर नीचे नहीं जाएगी, लेकिन यहाँ पे पुली हम खुद ऊपर ले जा रहे हैं, पुली को ही हमने ऊपर उठाना है। ऐसे केसेस आ सकते हैं। मल्टीपल पुली प्रॉब्लम्स में ऐसा हो सकता है कि एक पुली फिक्स हो और उसके साथ वाली पुली मूवेबल हो। अब फिर क्या, अब क्या करें? अब ए ब्लॉक ऊपर जा रहा होगा या बी ब्लॉक ऊपर जा रहा होगा या दोनों में से कोई भी एक नीचे जा रहा होगा या व्हाटएवर, क्या करें? तो हमें बस एक फंडामेंटल बात सोचनी है। मान लेते हैं कि ऊपर या नीचे कहीं भी ए ब्लॉक इज मूविंग विद सर्टेन वेलोसिटी वीए, या ऊपर या नीचे कहीं भी बी ब्लॉक इज मूविंग विद सर्टेन वेलोसिटी वीबी। ठीक है। एक फंडामेंटल बात हमने याद रखी है कि स्ट्रिंग में लेंथ के अकॉर्डिंगली कोई चेंज नहीं आएगा, उसका लेंथ चेंज नहीं होगा स्ट्रिंग में। मतलब इस साइड में जो लेंथ है और इस साइड में जो लेंथ है, अगर मैं दोनों का एडिशन कर दें तो वो हमेशा कांस्टेंट होगी। हाँ, भले ऐसा होगा कि ये अगर नीचे जा रहा है तो ये लेंथ अपनी इंक्रीमेंट हो जाएगा लेंथ में, और उसको काउंटर करने के लिए दूसरी साइड वाली लेंथ थोड़ी सी शॉर्ट होगी, लेकिन ओवरऑल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हमेशा कैसी होगी? फिक्स होगी, कांस्टेंट होगी, सेम। Yes. समझ आ रही है बात? चलो मान लेते हैं कि इस तरफ वाली जो लेंथ है फिलहाल वो x1 है और इस तरफ वाली जो लेंथ है वो x2 है, तो मैं लिख सकता हूं x1 प्लस x2 इज इक्वल टू कांस्टेंट लेंथ l, विच इज द लेंथ ऑफ द कंप्लीट स्ट्रिंग। अब एक और काम करें, इसको कर दे डिफरेंशिएट। अब आप बोलेंगे सर डिफरेंशिएट क्यों करना, चुप कहीं भी डिफरेंशिएशन घुसा देते क्या आप? नहीं, ऐसा नहीं। डिफरेंशिएट हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो लेंथ है, ये जो सेगमेंट है, ये छोटा बड़ा हो सकता है। जस्ट इमेजिन करो बी नीचे आ गया तो क्या x2 इंक्रीज हो जाएगा? और अगर बी नीचे आता है तो a ऊपर जाएगा, और a ऊपर जाने की वजह से x1 डिक्रीज हो जाएगा। अब इसमें इंक्रीज और इसमें डिक्रीज वो काउंटर बैलेंस होकर हमेशा लेंथ जितनी थी उतनी ही रहेगी, ये बात याद रखना। तो हम इसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, बिकॉज ये टाइम के साथ सेगमेंट के अंदर चेंजेस आने वाले हैं। इतने सेगमेंट में, टोटल लेंथ में नहीं। कीप इन माइंड, टोटल लेंथ हमेशा कांस्टेंट होगी, सेगमेंट कम ज्यादा होंगे। तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dx1 डिवाइडेड बाई dt प्लस dx2 डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू 0। आप समझ सकते हैं, 0 इसलिए क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 है। अब यहां पे हमको एक ट्रिक मिलती है, यहां पे हमको एक कंडीशन मिलती है, वो ये है कि चेंज इन दिस सेगमेंटल लेंथ विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नथिंग बट द वेलोसिटी ऑफ ए। क्योंकि ए जितनी वेलोसिटी से ऊपर नीचे जा रहा होगा उसके हिसाब से ही एक्स के अंदर चेंजेस आएंगे। सिमिलरली बी जितनी वेलोसिटी से ऊपर नीचे जा रहा होगा उसके अकॉर्डिंगली सेगमेंट x2 की लेंथ में चेंजेस आएंगे। समझे नहीं समझे? तो हमें यहां पे लिखना पड़ेगा कि ये कुछ और नहीं है बल्कि ये है वेलोसिटी ऑफ ए, प्लस अगला हिस्सा कुछ और नहीं है बल्कि है वेलोसिटी ऑफ बी। बट वेट अ सेकेंड, क्या सिर्फ ए और बी मूव कर रहे हैं? क्या पुली भी साथ में मूव कर रही है ऊपर नीचे? Yes. पुली भी मूव कर रही Yes. हो, तो यहाँ पे सिर्फ वेलोसिटी ऑफ ए बोलना गलत होगा, बल्कि हमें बोलना पड़ेगा वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ पुली। रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, वीएपी, क्योंकि इन दोनों की वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि एक्स में कितना चेंज आएगा। समझे नहीं समझे? Yes.
अब उसी तरीके से वी ब्लॉक और पुली की वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि सेगमेंट x2 में कितना चेंज आएगा। तो मैं आपको आप मुझे बताएं, मैं यहां पे क्या लिखूं, वीबी लिखूं बस या कुछ और? साथ में p वेलोसिटी b विथ रिस्पेक्ट टू पुली, और ये सब मिला के होना चाहिए 0। तो हमको एक कंडीशन मिल जाती है, वी ए पी शुड बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वी बी पी। बिल्कुल वही बात है जैसे मैं यहां पे बोल रहा हूं वी ऑफ ए इज इक्वल टू वी ऑफ बी, नेगेटिव, क्योंकि एक ऊपर एक नीचे, लेकिन यहां साथ में पुली का मोशन भी आ गया। अब बच्चों आप याद करो, रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट्स को हमने क्लास में कवर किया था। इसे अगर हम लिखते हैं तो क्या हम इसे ऐसे लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ पी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ पुली। क्या हम इसे ऐसे लिखेंगे, सोचें आप, यस और नो? वेलोसिटी ऑफ ए भी ऐसे ही लिखते हैं ना? Yes. Yes. अच्छा, ये माइनस अंदर ले लें, छोटे मोटे कैलकुलेशंस हैं, थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ पुली इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी प्लस वेलोसिटी ऑफ पुली। इसको इधर उधर अरेंज कर लें तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पुली प्लस वेलोसिटी ऑफ पुली, which gives me a very standard formula. Velocity of pulley is equal to velocity of A plus velocity of B divided by 2। इसको भूलना नहीं है आपने, बड़ा इंपॉर्टेंट कंडीशन है मूविंग पुली के इससे, है ना? ये 2vp हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 इधर लिया, आ गया इक्वेशन समझ में? Yes. अब इसका फायदा कैसे होता है, ये आगे आगे हमको समझ में आएगा। आगे आगे जब हम इससे रिलेटेड एग्जांपल्स करेंगे तो हमको ये बात क्लियर होगी। बट फिलहाल इस फॉर्मूले को प्रैक्टिस में लाने के लिए हम कुछ सिंपल सिंपल केसेस आपके सामने रखते हैं, बिल्कुल सिंपल सिंपल केसेस। जैसे अभी इस केस को देखो, इस केस में ये पुली जा रही है ऊपर 2 मीटर पर सेकंड से, ए ब्लॉक जा रहा है नीचे 4 मीटर पर सेकंड से। आपको पता करना है वेलोसिटी ऑफ बी क्या है, फॉर्मूला आपके सामने है, बिल्कुल आसानी से अप्लाई करें। वेलोसिटी ऑफ पुली कितना, 2 ऊपर, वेलोसिटी ऑफ ए कितना, -4 नीचे, माइनस नीचे, प्लस बी कहां जा रहा है हमको कुछ पता नहीं, तो बस हम प्लस वी बी लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय 2। 2 मल्टीप्लाई हो गया, 4 इज इक्वल टू -4 प्लस वी बी। बोलिए फाइनल आंसर, वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 8. 8 मीटर पर सेकंड। पॉजिटिव आया, इसका सीधा मतलब है कि बी ऊपर जाएगा। कितना आसान है। Yes. अब इस पर अप्लाई करें, इसको देखें, इस पे निकालने की कोशिश करें। और मिला, मैं फिर एक बार यहाँ पे रिपीट करवा दूं आपको, वेलोसिटी ऑफ पुली इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए ब्लॉक प्लस वेलोसिटी ऑफ बी ब्लॉक डिवाइडेड बाय 2। ए और 10. बी पुली की वैल्यूज को हम एज पर साइन लेंगे, अगर चीजें ऊपर जा रही हैं तो पॉजिटिव, चीजें नीचे जा रही हैं तो नेगेटिव। अब वेलोसिटी ऑफ पुली वी हैव टू टेक +4। ए ब्लॉक ऊपर जा रहा है 6, बी ब्लॉक कहां जा रहा है हमें कुछ नहीं पता, डिवाइडेड बाय 2। 8 इज इक्वल टू 6 प्लस वेलोसिटी ऑफ बी। क्या आंसर आया, वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल टू, यस, 2. 2 मीटर पर सेकंड। काम खत्म। एक और ले लें इसमें, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको छोटे छोटे एलिमेंट्स पहले समझा रहा हूँ कंस्ट्रेंट के, बाद में हम बड़े एक साथ 4-5 पुलिस कैसे लगेंगे, और एक साथ मल्टीपल स्ट्रिंग अरेंजमेंट अगर होता है तो कैसे करेंगे, है ना? इसलिए मैं पहले छोटे छोटे टुकड़े आपको समझा रहा हूँ, छोटे छोटे एलिमेंट्स जिसे हम कहेंगे ब्रेक करके आपके सामने रख रहा हूँ। अब इसे करें आप, वही सेम फॉर्मूला, कुछ भी नया नहीं है। तो ये पुली ऊपर जा रही है, ये बी के बारे में हमें पता करना है। अब आप बोलेंगे सर ए कहाँ गया, बेटा तो ए हमने गायब कर दिया, ए हटा दिया, और ए की जगह हमने इसको ग्राउंड पे फिक्स कर दिया। अब अगर कोई चीज ग्राउंड पे फिक्स है तो इस जगह की वेलोसिटी तो 0 मीटर पर सेकंड हो गई ना, समझे नहीं समझे? यस सर। अब पुली जा रही है ऊपर, सो दैट विल बिकम बाय 4।
ए का वैल्यू 0, बी हमें कुछ नहीं पता कि कहां जा रहा है, क्या कर रहा है, डिवाइडेड बाय 2। सिंपल कैलकुलेशन से आंसर हमको मिल जाएगा, 8 वेलोसिटी मीटर। ऑफ बी इज इक्वल टू 8 मीटर पर 8। सेकंड। 8. बड़ा सिंपल, सीधा 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 हिसाब है, कोई खास नहीं। अच्छा, अब इसमें एक थोड़ा सा टफ कैलकुलेशन आ रहा है, हल्का सा। लेट्स ट्राई। देखिए आप इसमें क्या दिमाग चलाते हैं। आज के लिए ये लास्ट क्वेश्चन मैं रखता हूं, अगली क्लास में इसमें और ज्यादा डिटेल डिस्कशन करेंगे। अब देखो इसमें मल्टीपल पुलीज लगा दिए। ये जो ऊपर वाली पुली है ये फिक्स है, ये फिक्स है, दिख रहा है यार, ये मूव नहीं करेगी, ये ऊपर भी नहीं जाएगी नीचे भी नहीं जाएगी। ये पुली मूवेबल है और ये भी मूवेबल है। तो पहले ये जो साइड वाला पोर्शन आपको दिख रहा है ना, ये वाला पूरा, इसको छोड़ दो, इसको इग्नोर करो। इस तरफ बात करते हैं कि ये वाली पुली का क्या होगा, इस वाली पुली का क्या होगा, पहले ये बात करते हैं। इसको मैं नाम देता हूं फिलहाल पुली 1, P1। तो इक्वेशन लगाते हैं, वेलोसिटी ऑफ पुली 1 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी। बी नहीं बोलेंगे अब यहाँ पे, बी बोलने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। वेलोसिटी ऑफ ए प्लस 0, ये समझ रहे हैं ना, 0 वाला पॉइंट, यस। ये वाला पॉइंट तो 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2। तो वेलोसिटी ऑफ पुली 1 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए तो नीचे जा रहा है -4 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि वेलोसिटी ऑफ पुली 1 इज इक्वल टू व्हाट, माइनस। -2. पता क्या चला कि ये पुली कहां जा रही है, ऊपर या नीचे, नीचे. नीचे। नीचे। तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि पुली जा रही है नीचे ऐसे 2 मीटर पर सेकंड। तो बताओ ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट नीचे क्या ऊपर, ये पुली अगर नीचे गई तो इसका ये वाला पॉइंट नीचे जाएगा. ऑफ कोर्स ये नीचे जाएगा, कितने से, 2 मीटर। 2 मीटर पर सेकंड. ये वाला, ये वाला पॉइंट, 2 मीटर पर सेकंड। 2 मीटर पर ये वाला पॉइंट, ये वाला, यहाँ ये वाला पॉइंट, 2 मीटर पर सेकंड. नीचे क्या ऊपर, ऊपर। ये स्ट्रिंग ऐसे घूम के ऊपर. इधर नीचे जा रही है, इसका मतलब ये वाला ऊपर. ऊपर जाएगा। ऊपर. हालांकि क्वेश्चन आपसे पूछना भी नहीं चाहिए मुझे, है ना। देखो एक दो बच्चे नीचे बोल रहे हैं, अब क्या बोले बेटा, अगर ये स्ट्रिंग नीचे जाएगी तो इसकी अपोजिट साइड वाली ऊपर ही जाएगी ना, पुली के अक्रॉस। यस. तो ये 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है। अब इस सिस्टम को एनालाइज करते हैं, इस सिस्टम को एनालाइज करते हैं। इसको मैं नाम देता हूं पुली 2। तो ये रही अपनी पुली 2 जो ऊपर की तरफ जा रही है 2 मीटर पर सेकंड। इस पर अटैच है यहाँ पर ब्लॉक बी, और इसके साथ नीचे की तरफ यहाँ पर अटैच है ब्लॉक सी। ब्लॉक बी जा रहा है ऊपर 3 मीटर पर सेकंड से। ध्यान से देखो, हम इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ पुली 2 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी प्लस वेलोसिटी ऑफ सी डिवाइडेड बाई 2। ए बी की बजाय बी सी, कोई डरने वाली बात नहीं है। अब वेलोसिटी ऑफ पुली 2 क्या लिखें, 2। वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी क्या लिखें, 3। ऊपर जा रहे हैं दोनों, सी कहां जाएगा हमें कोई आइडिया नहीं, डिवाइडेड बाई 2। 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 3 1 मीटर पर सेकंड। 1 मीटर पर सेकंड। पॉजिटिव आंसर आया, इसका मतलब सी कहां जा रहा है, अपवर्ड्स, ऊपर. ऊपर की तरफ जा रहा है। तो देखो एक कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को हमने सॉल्व कर लिया। हालांकि देखा जाए तो ये कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है, इसमें एक्सेलरेशन वगैरह वगैरह बहुत कुछ पूछा जा सकता है, वो एनएलएम के टाइम पे आएगा। फिलहाल मैं कुछ चीजें आपको बिट बाय बिट आपके सामने रखते जा रहा हूं, एक अंडरस्टैंडिंग आपको अगर डेवलप हो जाती है, सो दैट विल हेल्प अस टू गो ऑन हैंडलिंग सम कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज, कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स में से। ओके, एक्सेलरेशन से रिलेटेड, टाइम से रिलेटेड, डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड एंड ऑल दैट, लॉज ऑफ मोशन कैसे लगाएं, टेंशन कितना आएगा, ये वो सब। तो अब इस पूरे डिस्कशन में पुली से रिलेटेड जो मैंने आपको बताया, ये वाला फॉर्मूला आपने भूलना नहीं है, बिल्कुल नहीं भूलना है इसको। अच्छा, आप देखो अगर पुली फिक्स हो जाती है तो वीपी की जगह पे क्या आएगा, 0। पुली अगर फिक्स हो जाती है तो वीपी की जगह यस। पे 0। ये 2 0 को मल्टीप्लाई हो गया, 0। इसका मतलब वीए प्लस वीबी इज इक्वल टू 0।
इसका सीधा मतलब तो ये हुआ कि इस तरीके के प्रॉब्लम में VA इज इक्वल टू माइनस VB एंड दैट हैज, यस एक ऊपर जा रहा है दूसरा नीचे जाएगा, है ना, ये तो सिंपल मामला है। लेकिन अगर पुली भी मूव करती है तो हमको ये कंडीशन भूलना नहीं है। वेलोसिटी ऑफ पुली इज इक्वल टू वन ऑफ द ब्लॉक वेलोसिटी प्लस अनदर ब्लॉक वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। ठीक हो गया? ओके, चलिए फिर आज के लेक्चर में इतना काफी है, आज हम यहाँ पे रुक जाते हैं। रिकॉर्डिंग, एक सेकेंड।